आपने कभी नोटिस किया है कि जब आप किसी हैवी वेबसाइट पर जल्दी जल्दी टाइप करते हो तो स्क्रीन फ्रीज हो जाती है। ये यूआई का सबसे बड़ा बॉटलनेक है, रैपिड कीस्ट्रोक्स और एक हैवी कंपोनेंट्री का टकराव। जावास्क्रिप्ट एक सिंगल थ्रेडेड भाषा है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये एक टाइम पर सिर्फ एक ही काम कर सकती है, चाहे वो मैथ कैलकुलेशन हो या डॉम अपडेट। एक स्मूथ 60 फ्रेम्स पर सेकंड की स्पीड मेंटेन करने के लिए हमारे ब्राउज़र के पास हर फ्रेम को रेंडर करने के लिए एग्जैक्टली 16 मिलीसेकंड्स का कॉम्प्यूटेशनल बजट होता है। अगर आपका रिएक्ट कंपोनेंट इस 16 मिलीसेकंड के बजट को क्रॉस कर देता है तो मेन थ्रेड पूरी तरह लॉक हो जाता है और इस दौरान ब्राउज़र आपके नए कीस्ट्रोक्स को बिल्कुल इग्नोर कर देता है। तो ट्रेडिशनल रिएक्ट में ये सिंक्रोनस ब्लॉकिंग रेंडर साइकिल इस स्टटरिंग प्रॉब्लम को गारंटी करता है जब भी आपका यूजर इंटरफेस थोड़ा भी कॉम्प्लेक्स होता है। इस जैंग को ठीक करने के लिए सीनियर इंजीनियर्स बरसों से एक स्टैंडर्ड जुगाड़ यूज करते आ रहे हैं, डीबाउंस और थ्रॉटल फंक्शंस। डीबाउंसिंग का लॉजिक सिंपल है। ये इंटेंशनली यूजर के इनपुट को थोड़ी देर इग्नोर करता है। एक हार्ड कोडेड टाइम डिले के बाद ही हैवी रेंडर एग्जीक्यूट होता है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा फ्लॉ है। ये डिले टाइम पर बेस्ड एक अंदाजा है। हम फिक्स डिले सेट करते हैं बजाय इसके कि एक्चुअल डिवाइस का हार्डवेयर कितना फास्ट या स्लो है। यहीं पर रिएक्ट 18 का कंकरेंट रेंडरिंग इंजन और यूज डिफर्ड वैल्यू हुक पिक्चर में आते हैं। ये टाइमर बेस्ड थ्रॉटलिंग का एक नेटिव आर्किटेक्चरल रिप्लेसमेंट है। यूज डिफर्ड वैल्यू एग्जीक्यूशन को डिले नहीं करता, ये टास्क्स को प्रायोरिटी असाइन करता है। रिएक्ट अब बैकग्राउंड में रेंडर कर सकता है, जिसे यूजर का इनपुट कभी भी इंटरप्ट कर सकता है। इस एग्जीक्यूशन टाइमलाइन डायग्राम में दोनों लॉजिक को कंपेयर करते हैं। ऊपर टाइमर बेस्ड डीबाउंस है, नीचे ह्यूरिस्टिक बेस्ड डिफर्ड। ऊपर वाली टाइमलाइन देखिए। यूजर के टाइप करते ही एक लिटरल टाइमर शुरू होता है जो यूआई रिस्पॉन्स को डिले कर देता है। जब टाइमर खत्म होता है तो हेवी रेंडर एक मैसिव ब्लॉक की एग्जीक्यूट होता है, नए की स्ट्रोक्स को ब्लॉक करके फ्रीज कर देता है। नीचे डिफर्ड टाइमलाइन पर यूजर इनपुट करते ही लाइटवेट यूआई तुरंत अपडेट हो जाता है। उसके तुरंत बाद हेवी कंपोनेंट जैसे कोई डेटा लिस्ट एक लो प्रायोरिटी बैकग्राउंड प्रोसेस में रेंडर होना शुरू होता है। इस नए आर्किटेक्चर की सबसे खास बात इसका इंटरप्टेबल होना है। मान लीजिए बैकग्राउंड रेंडर हाफ फिनिश्ड है और यूजर नया की स्ट्रोक कर दे। कॉन्करेंट इंजन तुरंत उस पुराने बैकग्राउंड रेंडर को कैंसिल और शैटर कर देगा और नए हाई प्रायोरिटी की स्ट्रोक को हैंडल करेगा। फास्ट डिवाइसेस रेंडर पूरा कर लेते हैं, स्लो डिवाइसेस ग्रेसफुली पुराने रेंडर्स को इंटरप्ट करते रहते हैं बिना ब्राउजर को लॉक किए। इस डायनामिक स्केड्यूलिंग की वजह से डेवलपर्स को अब आर्बिट्ररी मिलीसेकंड डिलेज गेस करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। यूज डिफर्ड वैल्यू फ्रेम ड्रॉप्स को कम काम करके सॉल्व नहीं करता, बल्कि टाइपिंग स्पीड के हिसाब से मेन थ्रेड को डायनामिकली यील्ड करके करता है। इस कोड स्निपेट को देखिए। हमने पहले अपना क्वेरी टेक्स्ट लिखा, यूज डिफर्ड वैल्यू में पास किया और उस डिफर्ड वैल्यू को स्लो लिस्ट में भेज दिया। ये नया रेंडर साइकिल 2 स्टेप्स में होता है। पहले रिएक्ट पेरेंट कंपोनेंट को नए क्वेरी स्टेट के साथ सिंक्रोनसली रेंडर करता है, पर डिफर्ड क्वेरी की वैल्यू अभी भी पुरानी ही रहती है। दूसरे स्टेप में रिएक्ट बैकग्राउंड में एक लो प्रायोरिटी रेंडर करता है, जहां क्वेरी और डिफर्ड क्वेरी दोनों नए इनपुट से मैच हो जाते हैं। लेकिन यहाँ एक ऐसी कॉमन गलती होती है जो प्रोडक्शन ऐप्स में इस ऑप्टिमाइजेशन को फेल कर देती है। इस कंपोनेंट ट्री मैप को देखिए। जो हैवी चाइल्ड कंपोनेंट डिफर्ड वैल्यू रिसीव कर रहा है, उसका react.memo में रैप्ड होना मैंडेटरी है। जैसे ही यूजर टाइप करता है, पेरेंट नोड नए की स्ट्रोक की वजह से तुरंत फ्लैश यानी री-रेंडर होता है। अगर चाइल्ड कंपोनेंट मेमोराइज्ड नहीं है तो पेरेंट का रेंडर कैस्केड उस चाइल्ड को भी फोर्स करेगा कि वो सिंक्रोनसली री-रेंडर हो, चाहे उसकी डिफर्ड क्वेरी वैल्यू चेंज हुई हो या नहीं। बिना मेमो के पेरेंट का अपडेट डिफरल मैकेनिज्म को ओवरराइड कर देता है। मेन थ्रेड बॉटलनेक वापस आने से ऐप फिर से स्लो हो जाती है। इस हुक का एक दूसरा और उतना ही इम्पॉर्टेंट यूज केस है सस्पेंस के साथ मिलकर नेटवर्क डिलेज के विजुअल शिफ्ट्स को हैंडल करना। जब नया नेटवर्क रिक्वेस्ट ट्रिगर होता है तो सस्पेंस बाउंड्री पुरानी यूआई को तुरंत गायब करके एक लोडिंग स्पिनर दिखा देती है। डेटा का अचानक इस तरह गायब होना यूजर की विजुअल कंटिन्यूटी को तोड़ता है और उन्हें डिसोरिएंट करता है।
अगर हम एक डिफर्ड वैल्यू को सस्पेंस इनेबल्ड कंपोनेंट में पास करते हैं तो रिएक्ट की फॉलबैक डिस्प्ले लॉजिक पूरी तरह अलग बिहेव करती है। रिएक्ट नए नेटवर्क क्वेरी के लिए डेटा को बैकग्राउंड में फेच करना शुरू कर देता है। इस यूआई कंपैरिजन को देखिए। लेफ्ट में स्टैंडर्ड सस्पेंस स्पिनर दिखा रहा है, राइट में डिफर्ड सस्पेंस है, जहां पुरानी डेटा लिस्ट विजिबल और थोड़ी डिम है। जब तक नया नेटवर्क प्रॉमिस रिजॉल्व नहीं होता, स्टेल लिस्ट स्क्रीन पर इंटैक्ट रहती है। एक मिसकंसेप्शन क्लियर करते हैं। यूज डिफर्ड वैल्यू एक्चुअल नेटवर्क रिक्वेस्ट्स को डीबाउंस नहीं करती, ये सिर्फ लोडिंग स्पिनर के यूआई पेंट को डिले करती है। पुराने डेटा को स्क्रीन पर रखना ब्लैंक स्क्रीन दिखाने से आर्किटेक्चरली बेहतर है। ये नेटवर्क लेटेंसी के दौरान यूजर का विजुअल कॉन्टेक्स्ट प्रिजर्व करता है। अब यूज डिफर्ड वैल्यू पास करने का एक स्ट्रिक्ट टेक्निकल रूल समझते हैं। इस हुक के अंदर सिर्फ प्रिमिटिव वैल्यूज जैसे स्ट्रिंग्स और नंबर्स या फिर कंपोनेंट के बाहर बने एक्सटर्नली स्टेबल ऑब्जेक्ट रेफरेंसेस ही पास होने चाहिए। अगर आप डायरेक्टली कंपोनेंट के रेंडर साइकिल के अंदर बनाया हुआ कोई नया अरे या ऑब्जेक्ट पास करते हैं तो एरर आना तय है। रिएक्ट पुराने और नए वैल्यू को कंपेयर करने के लिए object.isCheck यूज करता है। इनलाइन बनाए गए नए ऑब्जेक्ट्स इस चेक में फेल हो जाते हैं, जिससे बैकग्राउंड रेंडर्स का एक इन्फिनिट लूप ट्रिगर हो जाता है। रिएक्ट का कंकरेंट रेंडरिंग ह्यूरिस्टिक स्ट्रिक्ट रेफरेंस स्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है। इसी से उसको पता चलता है कि कब यील्ड करना है, कब इंटरप्ट करना है और कब स्क्रीन अपडेट करनी है। इस समरी मैट्रिक्स को देखिए। फ्रंट एंड इंजीनियर्स को अब एक्सप्लिसिट टाइम मैनेजमेंट छोड़कर स्टेट प्रायोरिटी पर फोकस करना होगा। कॉन्करेंट इंजन एक ऑटोमेटिक ब्रिज बन जाता है जो यूजर की इनपुट स्पीड और सीपीयू कैपेसिटी के थ्रेशहोल्ड को बिना डिलेज गेस किए ऑटोमेटिकली नेगोशिएट करता है। ट्रू 60 FPS रिस्पॉन्सिवनेस आर्टिफिशियल डिले से नहीं आती, ये फ्रेमवर्क को एम्पावर करने से आती है ताकि वो आउटडेटेड रेंडर्स को इंटेलिजेंटली डिस्कार्ड कर सके।